देखिए यार, आज जो है हम लोग नेक्स्ट सेट जो है वो करने वाले हैं। और आप सभी को नमस्कार मेरे भाई। जितने भी लोग वीडियो देखेंगे सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लेंगे, उसके बाद ही आगे वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है? नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। चलिए देखिए सवाल देखें। देखिए भाई, कहा यार एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% रेडियस जो है इसमें 20% कमी की जाती है, और इसके ऊंचाई जो है इसमें 125% की वृद्धि की जाती है, तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? इस तरीके का बहुत सवाल आप लोग किए होंगे। आसान सा सवाल है। का रेडियस 20% इंक्रीज किया गया। अच्छा, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, यानी कि रेडियस सॉरी डिक्रीज किया गया है, यानी 5 से 4 हो गया। कहा इसका जो हाइट है, हाइट को भाई 125% इंक्रीज कर दिए, तो बताइए 125% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 5/4। यानी इनिशियल हाइट अगर 4 था तो 5 इंक्रीज करने के बाद नया हाइट कितना हो गया? 9। अब कहा इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? तो वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का आयतन आप सबको पता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है सर पाई आर स्क्वायर एच। अब भाई परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं तो इस कांस्टेंट का, पाई कांस्टेंट वैल्यू है ना, पाई कांस्टेंट वैल्यू है तो पाई का कोई यूज नहीं है। ओनली रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट, तो 5 का स्क्वायर, देखिए यहाँ 5 पहले रेडियस था, पहले हाइट 4 था, तो 5 का स्क्वायर 25 गुना 4, तो अब रेडियस 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 9 144। यानी सर वॉल्यूम 100 से 144 हो गया, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज किया? 44। कितना पर? 100 पर। 44% हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है ना? आसान सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये भी आसान सा ही सवाल है भाई। कहा ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। भाई ए और बी अगर काम करेगा तो 18 दिन में कर देगा, ठीक है? ए और बी काम को 18 दिन में करेगा। बी और सी काम को 15 दिन में करेगा। ए और सी जो है ये लोग काम 12 दिन में करेगा। तो टोटल वर्क अगर आप देखेंगे तो जैसे लिख ही देते हैं, ए और बी हम सोच रहे थे डायरेक्ट करने का। ए और बी 18 दिन में करेगा, बी और सी उसी काम को कर देगा भाई 15 दिन में। सिमिलरली ए और सी अगर काम करे तो काम कर देगा कितने दिन में? 12 दिन में। तो इन सब का एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा। तो 18, 15 और 12 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 6 गुना 3 18, 3 गुना 5, 3 गुना 4। जैसे 18 में क्या है? 3 गुना 6 है, 15 में 3 गुना 5 है, और 12 में 3 गुना 4 है। तो 3 सब में कॉमन है तो एलसीएम में तो 3 आएगा ही। अब यहाँ देखिए 6 और 5 और 4 है, तो भाई 6 और 4 का एलसीएम तो 12 हो जाएगा। 5 और लिख लीजिए, 12 पचे 60 तिया 180 हो जाएगा एलसीएम। तो 18 से ये 10 बार में, 15 से 12 बार में, और 12 से 15 बार में हो जाएगा। क्लियर है ना बात? अब एक बात बताइए, यहाँ पे अगर इन तीनों को आप ऐड करिएगा तो ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है भाई। तो सबको ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और इधर सबको ऐड करेंगे, 15 12 27 और 10 कितना हो जाएगा? 37। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? तो 37 का आधा हो जाएगा। तो सर 37 का आधा कितना हो जाएगा? 18.5। या 37 ही दिया तो 37/2 ही लिख देते हैं। क्या समझ पाए 37/2 कहाँ से आया? जैसे इन सबको अगर आप ऐड करिएगा तो ये सबको जोड़ेंगे तो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। और इधर सबको ऐड करेंगे, 10 12 22 और 15 37 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर आप यहाँ से निकालिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 37/2। यानी ए बी और सी तीनों का जो टोटल एफिशिएंसी है ये 37/2 है। का ये लोग पूरा काम कितने दिन में करेगा? भाई तीनों मिलकर टोटल वर्क कितने दिन में? तो तीनों के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। अब ये बट्टा वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना? 360/37। अब भाई ये 37 से 9 बार में तो कौन है? ये तो होगा नहीं, ये एक ही है 9, ऑप्शन नंबर सी। 9.27/37। ठीक है? चलिए थोड़ा फास्ट कर लेना है, जल्दी जल्दी। कहा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल किसने बात किया है भाई? देखिए, एक है ये आपका ट्रायंगल और दूसरा है ये दो ट्रायंगल है। सपोज ये है आपका ए बी और सी, ये ट्रायंगल है भाई पी क्यू और आर। ठीक है ना?
अब आगे इसने बोला है कि भाई BC और QR का रेशियो 1:5 है, यानी कि BC 1 यूनिट है और QR कितना यूनिट है, 5 का। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों के एरिया का रेशियो। तो एक बात बताइए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछ रहा है आपसे। तो आप बताइए, आप सबको पता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजा के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। तो भाई साइड का रेशियो अगर 1 और 5 है तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, साइड का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। तो पूछा है त्रिभुज PQR का एरिया 25, त्रिभुज ABC का एरिया 1, तो 25:1, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, एरिया का रेशियो संगत भुजा के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। अब यहां देखिए चतुर्थानुपात निकालने को बोला है, फोर्थ प्रोपर्शन आपको बताना है। तो भाई फोर्थ प्रोपर्शन आप यहां पे सब रिवाइज कर लीजिए। मीन प्रोपर्शन यानी मध्यानुपात क्या होता है, रूट अंडर ए बी, दो अगर नंबर है तो मध्यानुपात रूट अंडर बी बी। थर्ड प्रोपर्शन क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होगा भाई, तो बी स्क्वायर बट्टा ए। और फोर्थ प्रोपर्शन यानी चतुर्थानुपात होता है, चतुर्थानुपात के लिए 3 नंबर दिया होगा ABC, ठीक है। और मध्यानुपात और तृतीयानुपात अगर निकालना है तो 2 ही नंबर होगा A और B। तो A और B का मीन प्रोपर्शन रूट अंडर ए बी, A और B का थर्ड प्रोपर्शन बी स्क्वायर बट्टा है, और फोर्थ प्रोपर्शन निकालना है तो 3 नंबर दिया होगा A B और C। तो इन तीनों का फोर्थ प्रोपर्शन क्या होगा, तो B गुना C बट्टा A, ये फोर्थ प्रोपर्शन होगा। और यही सवाल है आपका, 15, 10 और 12 का फोर्थ प्रोपर्शन क्या होगा, तो B गुना C और बट्टा में A यानी 15। तो भाई 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 3 से 4 बार, 4 गुना 2 8, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखिए, ये भी बेसिक सा ही सवाल है यार। कहा एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भरेगा और दूसरा पाइप इसे 24 घंटे में खाली कर देगा, दोनों को एक साथ खोलेंगे, टंकी भरने में कितने समय लगेगा। तो भाई ये अगर खाली करने वाला है तो आप सब एक छोटा सा फॉर्मूला जानते होंगे, A गुना B बट्टा A माइनस B होगा। तो 24 गुना 15 और बट्टा 24 में से 15 घटाइएगा तो 9, 3 तिया 9, 3 से 8 बार 24, 3 पचे 15, 8 पचे 40 घंटा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग को नहीं पता है तो आप जैसे बनाते हो वैसे बनाइए। जैसे सपोज सर पहला नल ए जो है ये टंकी को 15 आवर में भरेगा, और दूसरा नल सर बी जो है ये टंकी को 24 आवर में खाली कर देगा। टोटल टंकी का कैपेसिटी क्या होगा, 15, 24 का एलसीएम सर 120, ठीक है। 15 × 8 = 120 भरने वाला है तो इसके एफिशिएंसी को प्लस से रिप्रेजेंट कर दिए। 24 × 5 = 120 सर, ये खाली करने वाला है तो इसके एफिशिएंसी को माइनस से रिप्रेजेंट किए। अब कहा दोनों को अगर एक साथ ओपन करेंगे तो पूरा टंकी कितने देर में भरेगा, यानी 120 लीटर कितने देर में भर जाएगा। तो भाई दोनों का एफिशिएंसी 8 भरेगा, ये 5 खाली करेगा, तो हर घंटे टैंक में पानी जाएगा 3 लीटर, 3 एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे तो 40 आवर, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये रेकरिंग से रिलेटेड सवाल है भाई। आपको एक नंबर दिया है, ये नंबर गौर से देखिए आप लोग। कहा P बट्टा Q के रूप में रिप्रेजेंट करना है। P बट्टा Q कहने का मतलब क्या हुआ, भिन्न के फॉर्म में आपको लिखना है। ये नंबर है 9.8964, और रेकरिंग ध्यान रखिए केवल 964 के ऊपर रेकरिंग है। तो इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, ये हो जाएगा क्या, ध्यान से समझ, ये हो जाएगा भाई 9 पूर्णांक 9 प्लस लिख सकते हैं इसको, 9 प्लस, सारा ऑप्शन में साथ ही है यार, कोई बात नहीं। देखिए 9 प्लस डेसिमल के बाद जो है इसको एज इट इज लिख लीजिए, तो 8964 लिख लिए। और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको टोटल में से घटा लीजिए, तो 8 पर रेकरिंग नहीं है, टोटल में से घटा लिए। आप ये मत सोचिएगा कि सर रेकरिंग तो 9 पे भी नहीं था, तो भाई 9 इंटीजर पार्ट है। जैसे मान लो आप ये 2.5 लिखा है, तो अगर इसको 2 प्लस 0.5 लिखें तो क्या गलत बात है, हाँ या ना बोलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 को आप लिख सकते हैं 2 प्लस 0.5, वापिस से जब इसको ऐड करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा ना। तो मान लीजिए यहाँ पे 9.8964 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 0.8964, 964 पर एक रिंग रख लिए।
तो ये जो 9 है सर, ये तो इंटीजर पार्ट है। रेकरिंग का कहानी हमेशा डेसिमल के बाद चलता है, हमेशा डेसिमल के बाद। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर 9 पर भी रेकरिंग नहीं है। भाई 9 इंटीजर पार्ट रख लिया एज इट इज, प्लस डेसिमल के बाद जो है उसको एज इट इज लिख लो, और जिस पर रेकरिंग नहीं है टोटल में से घटा लीजिए। अब यहाँ 3 डिजिट पर रेकरिंग है, 3 ठो 9 बट्टा में आएगा, 1 डिजिट बिना रेकरिंग का है तो 1 ठो 0 आएगा। ठीक है। अब भाई ये हो गया 9 प्लस 8, यहाँ 8 घटाइएगा तो 8 है, 6, 5, 9 और 8 पट्टा में है भाई 99, 9,990। ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ऑप्शन डी तो होने वाला नहीं है सर। ठीक है। अब इसको करिएगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। अब अगर इसको 2 से काट देते हैं, 2 से अगर इसको काटेंगे तो 2 से भाई ये कटेगा कितना बार में, 9 से ऊपर कटेगा क्या, देखिए तो 6, 5, 11, 11 और 8, 19, 9 से नहीं कटेगा तो 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सते 14, 2 अठी 16, 44, 78 है, यहीं पे है। तो यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, ये 9 आना चाहिए। और इसको 2 से अगर काटिएगा आप तो 2 चौक 8, 2 नमा 18, 2 नमा 18, 2 पचे 10, 49, 95। ऑप्शन नंबर सी का वैसे एक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 ना भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में एरर है। यहाँ पे जो है ना ये 7 है, ठीक है ना, यहाँ पे ये सवाल में ये वाला 7 होगा। तो कोई बात नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी सवाल तो हो ही जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे देखिए। यहाँ कहा भाई 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकती है। ये वाला लाइन देखिए तो 3 पुरुष और 2 महिला, ये कहा 3 पुरुष और 2 महिलाएं कोई काम जो है 8 दिन में कर देगी। एक स्टेटमेंट तो ये हो गया भाई। सेकंड स्टेटमेंट इसने बोला जबकि 2 पुरुष और 3 महिलाएं अगर काम करे तो काम को 10 दिन में कर देगी। तो आप सबको पता है क्या टोटल वर्क होता है, वर्कर और वर्कर के संख्या में अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई करिएगा तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो देखिए भाई कहा क्या, जैसे जैसे बोला बस लिख लीजिए कि सर 3 मैन और 2 ओमैन मिलकर अगर कोई काम करेगी ना तो ये लोग काम खत्म कर देगी कितने दिन में, 8 दिन में। टाइम से गुना कर दिए तो ये टोटल वर्क हो गया। क्लियर है बात। सेकेंड लाइन में कहा है कि सर 2 मैन और 3 ओमैन अगर मिलकर काम करेगी तो काम खत्म हो जाएगा कितने दिन में, 10 दिन में। टाइम से गुना किए तो ये भी टोटल वर्क है, ये दोनों टोटल वर्क है भाई, ये दोनों टोटल वर्क है। और अगर टोटल वर्क है तो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अब सुनिए ध्यान से, अब यहाँ पे काटने उठने मत लगिएगा। आप यहाँ करिए क्या, देखिए तो 8 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया 24 मैन हो गया। 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूना 20 मैन हो गया। तो भाई इधर 24 मैन है और इधर 20 मैन है, डिफरेंस कितने का हो गया, 4 मैन का। क्लियर है बात। अब यहाँ देखिए 8 से ओमैन को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना 16 ओमैन, 10 तिया 30 ओमैन, तो 16 और 30 का डिफरेंस कितने का हो गया, 14 ओमैन का हो गया भाई। क्लियर है ना बात। अब 2 से काट लेंगे, 2 दूना 4, 2 से काट लिए 7 बार में। मैन और ओमैन का एफिशिएंसी लिखेंगे, कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि 7:2। ये मैन और ओमैन के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। क्लियर है बात, यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब नेक्स्ट समझिए। देखें भाई एफिशिएंसी आ गया। अब सवाल कहा गया कि 2 पुरुष और 1 महिला समान काम को कितने दिन में करेगी। तो पहले टोटल वर्क निकालते हैं। तो भाई यहां से अगर आप टोटल वर्क निकालिएगा तो मैन का एफिशिएंसी 7 है, 7 गुना 3 21 हो गया। वोमैन का एफिशिएंसी 2 है तो 2 दूना 4 हो गया, 21 और 4 कितना, सॉरी यार सॉरी, 21 और 4 कितना, 25 गुना 8, 25 अठी 200, ये टोटल वर्क हो गया। अब इस टोटल वर्क को किससे काम करवाना है, 2 मैन। देखिए यहाँ 2 मैन और 1 वोमैन से। तो भाई 1 मैन का एफिशिएंसी है 7 यूनिट, तो 7 दूना 14 हो गया। 1 वोमैन का एफिशिएंसी है 2 यूनिट, तो 2 हो गया, तो 14 और 2 16 हो गया। यानी 2 आदमी और 1 महिला मिलकर अगर काम करेगी तो एक दिन में 16 काम हो जाएगा। 2 आदमी और 1 महिला अगर ये दोनों मिलकर काम करे तो एक दिन में 16 काम होगा। 200
काम करने में कितना समय लगेगा, दोनों के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया। आप सबको पता ही है कि टाइम निकालना है तो टाइम क्या होता है, टोटल वर्क को सर अगर एफिशिएंसी से डिवाइड करिएगा टाइम आ जाएगा, तो एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिए। तो भाई 8 से 2 बार में काट दीजिए, 8 से 25 बार में, तो 25/2 यानी कितना दिन हो गया, 12.5 दिन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए ये देखिए, कहा 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात करिए। तो एक डेटा जो है, देखें अभाज्य संख्या तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसका जो कुछ टर्म होता है वो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। कुछ डेटा जैसे 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर हैं, तो भाई आप सबको पता होगा 25 प्राइम नंबर है। 1 से अगर 50 की बात करें तो 1 से 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर हैं, तो 15 प्राइम नंबर है। ठीक है बात। और ये बोला है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या, तो आपको पता है कि सर 1 से लेकर 50 तक अगर आप लिखेंगे ना तो टोटल 15 प्राइम नंबर आएगा। तो कह रहा है 50 से छोटी अभाज्य संख्या, तो 50 वैसे भी अभाज्य संख्या नहीं है, 50 से पहले तक का ही बात कर रहा है। तो 1 से लेकर 50 तक के या 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 15 प्राइम नंबर है ना। तो एक प्राइम है ना ही 50 प्राइम है। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, भाई 13, 17, 19, इस तरीके से। तो 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर है। तो पूछा है 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितना है, भाई 15। देखिए कहा यहां कि यदि अल्फा और ये बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। मूल कहने का मतलब हल होता है। जैसे कोई भी द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं, बचपन से सॉल्व करते आए हैं आप लोग, आखिरी में x का जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो लास्ट में x का 2 वैल्यू आएगा क्या, यस सर 2 वैल्यू आएगा। यही दोनों वैल्यू को मूल कहा जाता है या हल बोलते हैं, इसको इंग्लिश में रूट्स बोला जाता है। कई जगह इसको शून्यक भी लिखा मिलेगा आपको, शून्यक अगर इधर नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान रखिएगा। बोल तो रहे हैं। और इसमें से x के जो 2 वैल्यू हैं इसी को रूट्स बोला जाता है भाई। डिनोट करते हैं, एक को अल्फा से और दूसरा वैल्यू को बीटा से डिनोट करते हैं। तो वही कहा कि भाई ये अपना एक द्विघात समीकरण है जिसके मूल हैं अल्फा और बीटा। तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात करिए जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो, वह मूल आपको बताना है। तो एक बात बताइए, देखिए तो जरा एक्स, यहाँ पे सिंपल मूलों का योग आप लोग जानते हैं क्या होता है, मूलों का योग होता है सर -b/a, -b/a। तो -b यानी x का कॉफिशियंट b होगा, तो -5 है, और बट्टा में एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट कुछ नहीं है यानी कितना है, 1 है, माइनस इन माइनस प्लस। अच्छा मूलों का गुणनफल अगर पूछे आपसे तो मूलों का गुणनफल c/a होता है, तो c सर कितना है भाई, 3, और a 1 है, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का कहा है कि वह समीकरण ज्ञात करें जिसका मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो। तो पहले हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो ध्यान से समझिए। यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab, होता है कि नहीं, आया ना। देखिए यार ये सब फॉर्मूला आपको जेहन में होना चाहिए, तभी सवाल सॉल्व मतलब फास्ट आप सॉल्व कर पाइएगा। नहीं तो लिख लिख के बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमको समझाना होता है ताकि कोई बच्चा को समझ में ये चीज़ ना आए कि सर ये क्या कर दिए, इस वजह से हर चीज़ लिखते हैं। पर आप ऐसे लिख लिख के बनाएंगे तब तो हो गया। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, अल्फा इंटू बीटा 3 है तो 3 दूना 6, 25 में से 6 जाएगा कितना, 19। ठीक है बात, हो जाएगा। ऐसे तो ऑप्शन देखने से लग रहा है कि ये दो ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये दो ऑप्शन होगा नहीं, बच गया ये, यहाँ पे प्लस है ना, यानी यही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यह विजुअलाइजेशन होना चाहिए आपको इतना, और नहीं तो फिर देख लीजिए बना ही लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा का अगर स्क्वायर आप करिएगा, जैसे अगर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर आप निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर अगर निकालिएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, यस सर लिख सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। और इक्वेशन का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस
मूलों का योग, तो मूल जो समीकरण आप लिखना चाहते हैं उसका मूल क्या क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो मूलों का योग यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स, अब प्लस मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अब बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस मूलों के वर्गों का योग, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो 19 इंटू एक्स, अब प्लस ये देखिए तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ क्या आया है, 9, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर सी। तो इतना करना भी नहीं था, आपको डायरेक्ट ये चीज देखने से ही लग जाता कि अगर ये सम फॉर्मूला आप सबको पता है, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वस टू 0। तो हमको बोला है कि सर आप वह समीकरण बताइए जिसका एक मूल अल्फा स्क्वायर है और दूसरा मूल बीटा स्क्वायर है, एक मूल अल्फा स्क्वायर दूसरा मूल बीटा स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स, अब प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बराबर 0 ही आएगा। जिसको ये फॉर्मूला पता है उसको पता है कि सर यहाँ पे निगेटिव आना है और यहाँ पे प्लस रहना है। तो अब अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए इतना करना भी नहीं था कि सर यहाँ पे तो माइनस होना चाहिए, है प्लस यानी ये खत्म, यहाँ प्लस है यानी ये भी खत्म। अब सर यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस है सर यहाँ प्लस होना चाहिए था, ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन सी बनाने का जरूरत ही नहीं था भाई, कलम लगाने का ही नहीं जरूरत था। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। ये सवाल तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कहा भाई दो अंकों की एक संख्या इसके अंकों के योग के साथ गुने के बराबर है। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं आप लिखते चलिए। दो अंकों की संख्या है, बचपन से इस तरह का डेटा आप पढ़ते आए हैं। मान लेते हैं एक्स और बाई, ये दो अंकों की संख्या है जिसका यूनिट प्लेस बाई है और टेंथ प्लेस एक्स है। अगर इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो नंबर हो जाएगा 10x प्लस बाई। कहा दो अंकों की जो ये संख्या है ना, ये अपने अंकों के योग, अंक तो एक्स और वाई है ना, तो अंकों के योग का क्या गुना है, 7 गुना के बराबर है। हो गया। अब यहाँ देखिए तो 10x है और यहाँ 7 से गुना करेंगे 7x है, 10x और 7x का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है। यहाँ भाई बाई है और यहाँ 7 बाई है, 7 से गुना करेंगे 7 बाई हो जाएगा। तो बाई और 7 बाई का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 बाई हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, सर हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे तो 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बाई इधर लेकर आइए तो x माइनस 2 बाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक इक्वेशन ये रेडी। क्लियर है यहाँ तक। अब सेकंड में देखिए तो सवाल यहाँ से कहा है कि भाई अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या, तो भाई अंकों के स्थान जब बदलेंगे, पहले संख्या x बाई था, अंक बदल देंगे तो ये बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो अंकों के स्थान आपस में बदलने पर संख्या क्या बनेगा, तो अब इकाई अंक x है सर, दहाई अंक बाई है, तो अब संख्या हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स। ठीक से। कहा है कि भाई अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। अंकों के स्थान बदलने पर जो रिजल्ट आएगा ना, जो संख्या बनेगा वो रियल नंबर से 18 कम है। तो रियल नंबर क्या था भाई अपना, 10x प्लस बाई, और इससे ये नंबर कम है। कितना कम है, तो ये नंबर जो है सर कम है, कितना कम है, तो 18 कम। क्लियर है बात। अब यहां पर देखिए 10x में से भाई ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। तो 10x में से x घटाइएगा 9x। अच्छा ये बाई है प्लस में और ये माइनस 10 बाई है, तो प्लस बाई माइनस 10 बाई क्या हो जाएगा, -9 बाई बराबर 18। 9 कॉमन करेंगे तो कट जाएगा, तो x माइनस बाई बराबर क्या बचेगा, 2। दो इक्वेशन आपको मिल गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको देखिए लिख ही देते हैं यहाँ, x माइनस 2 बाई बराबर अगर 0 है और दूसरा x माइनस बाई बराबर 2 है, भाई इन दोनों इक्वेशन को अगर आप घटाएंगे तो ये कट जाएगा। -2 बाई प्लस बाई माइनस का बाई हो जाएगा और ये माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, बाई इक्वस टू 2। अब भाई यहाँ बाई का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस वाला इधर आके +2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, 4। तो x और बाई का वैल्यू आ गया। और पूछा है कि संख्या के अंकों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो अंकों का गुणनफल 2 गुना 4 क्या हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर डी। चलिए
ये तो बेसिक सा सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है भाई। देखिए 183 का मल्टीपल है कितना बार, 3 बार। यहाँ 73 को मल्टीप्लाई किया है 3 बार, तो इसको लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी बट्टा में 183 2 बार है भाई, तो ए स्क्वायर प्लस 183 गुना 73 है, तो ये हो जाएगा प्लस का ए बी। और यहाँ पे सुधार कर लीजिए, मल्टीप्लाई नहीं है प्लस होगा, ये प्लस है, तो प्लस 73 गुना 73 यानी बी गुना बी, बी स्क्वायर। और आप सबको पता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। अच्छा वही सेम चीज बट्टा में, आप लिखते मत रहिएगा, सेम चीज बट्टा में है तो सर ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, केवल क्या बचेगा ए माइनस बी। ए कितना आप लिए थे 183, बी किसको माने थे 73, तो 183 में से 73 गया सर 110, ऑप्शन बी। जबकि ये इतना करना भी नहीं था, आप वहीं पे कर लेते। ठीक है ना, चलिए देखिए ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। कहा कि भाई 500 रुपये अंकित मूल्य पर 25%, 8% और X% क्रमिक छूट देने के बाद 303.60 रुपया में सामान जो है बेचा गया है। ठीक है, यदि उसी वस्तु को 33 प्लस X% का सिंगल डिस्काउंट देकर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता, ये पूछा है आपसे। एक बात बताइए, 500 रुपया मार्क प्राइस है भाई, 25% डिस्काउंट दिए, 25% 1/4 होता है, डिस्काउंट देने के बाद हो जाएगा 3/4। 8% का फ्रैक्शन होता है 2/25, डिस्काउंट देने के बाद प्राइस हो जाएगा 23/25। और X% डिस्काउंट देने के बाद हो जाएगा 100 माइनस X/100। और 3 लगातार डिस्काउंट देने के बाद प्राइस हो गया कितना, 303.60। अच्छा पॉइंट हटा देंगे तो बट्टा में 100 लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप पता है इसको रेशियो के थ्रू भी जा सकते थे सॉल्व करने, लेकिन हम बोलेंगे कि ऐसे ही करिए, फालतू गिरी नहीं करना है, जबरदस्ती का मेथड नहीं लगाने लगी। अब देखिए, अब अगर इसको आप काटेंगे तो भाई बट्टा में 100 से 100 कट जाएगा, 25 से काटिएगा, 25 चौक 100 से ये 5 बार में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। ठीक है, अब इसको अगर आप काटेंगे 5 तिया 15, 15 से काटेंगे 15 दूना 30, 0 15 दूना 30, 15 चौक 60। अब 23 से अगर इसको काटेंगे तो 23 से हो जाएगा भाई 8 बार में, 8 बार में कटेगा, 8 तिया 24, 8 दूना 16, 2 18, तो बच गया है कितना 8, यानी 18। फिर 4 आ जाएगा, तो 23 से 8 बार में कट जाएगा 88। तो यहाँ से आ जाएगा भाई 100 माइनस एक्स बराबर 88, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, तो x का वैल्यू 12 हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया 12% होगा। अब कह रहा है कि अगर उसी अंकित मूल्य पर आप 33 प्लस X% डिस्काउंट देंगे। अच्छा 33 प्लस एक्स यानी 33, x का वैल्यू कितना आया है 12, 33 प्लस 12 हो जाएगा भाई 45% का डिस्काउंट। तो 500 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर अगर आप 45% डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 55% में सामान को बेच रहे हैं, यही तो हुआ। 45% डिस्काउंट का मतलब 55% में बेच रहे हैं, है कि नहीं। अब परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 55 गुना 5 275 रुपया में बेच, ऑप्शन नंबर। चलिए ये देखिए, ये सवाल है भाई साइन 70 डिग्री, एंगल देख रहे कैसा है। इस तरह का एंगल आप देखें नहीं होइएगा, खास करके इस तरीके के सवाल में। तो यहाँ पर भाई इस एंगल का कोई यूज नहीं है, 70 को आप थीटा एज्यूम कर सकते हैं, 70 को क्या एज्यूम कर सकते हैं आप, थीटा एज्यूम कर सकते हैं। और अगर उतना भी नहीं होता है तो आप ऐसे 70, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है एंगल पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है ना। तो एंगल को अपने मन से कुछ भी मान के इस सवाल को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप चाहते हैं कि और कैसे कर सकते हैं, तो मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ठीक है। बाकी दोनों एंगल का सम कितना डिग्री होगा 90 डिग्री सर, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक कोण 90 है तो बाकी दो कोणों का योग 90 होगा। इसको मान लेते हैं कि यह है 70, तो भाई ये कितना हो जाएगा 20 होगा। अब अपने हिसाब से कोई ट्रिपलेट एज्यूम कर लीजिए, कोई भी ट्रिपलेट आप सोच सकते हैं भाई। तो 3 4 5 ले लेते हैं सर, इससे आसान और क्या ही हो सकता है, तो ये 3 4 5 लिए। अच्छा आप 70 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 3 और बेस क्या होगा 4, और हाइपोटेन्यूज जो है, या हाइपोटेनियस बोलिए या हाइपोटेनस बोलिए, ये 90 के सामने होता है, यानी 90 के सामने वाला साइड जो है हाइपोटेनस यानी कर्ण का काम करेगा 5। तो अब देखिए साइन 70 है, तो साइन 70 के लिए लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण यानी कि लंब बट्टा
हाइपोटेनस परपेंडिकुलर पी अपॉन एच होगा तो 3/5 हो जाएगा सर यहाँ पे, माइनस 2 गुना, तो भाई साइन 70 3/5 का क्यूब करिएगा तो 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा में देखिए, तो कॉस क्यूब थीटा है, यानी कॉस क्यूब 70 है, तो कॉस होता है b/h, तो 70 के लिए b क्या है 4, और h तो 5 है, तो 4/5 का क्यूब करेंगे 64/125, माइनस कॉस b/h यानी कि 4/5 हो जाए। तो अब यहां से अगर आप देखिएगा तो भाई यहां पर अगर आप देखेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर में अगर देखेंगे तो 125 एलसीएम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर, बिल्कुल होगा 125, तो 25 तिया 75, अब माइनस 27 दूना 54, नीचे अगर देखें सर तो नीचे भी एलसीएम होगा 125, तो 64 दूना 128, माइनस 25 चौक 100, तो ये हो जाएगा सर 125 से 125 उड़ा दीजिए, 75 में से 54 गया सर, ये बच जाएगा कितना 21, और नीचे सर 128 में से 100 घटाइएगा 20, सॉरी 28 बचेगा। अब सर ये काट देंगे तो 7 या 21, 7 चौक 28, 3/4 करने का मतलब भाई क्या है, गौर से सुनिए तो, मतलब गौर से समझिए इस चीज को, 3 क्या है लंब है, और 4 क्या है आधार है, तो ये है p/b, p/b है, तो भाई ये p/b कहने का मतलब होगा कि tan है सर, और एंगल कितना है 70, तो tan 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर, ठीक है ऑप्शन ए। एक तो तरीका ये हो गया इस सवाल को करने का, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप बेसिक तरीके से भी जा सकते हैं, कि यहाँ पे 70 पे डिपेंड कर ही नहीं रहा रिजल्ट, तो 70 को हम एज्यूम कर लेंगे कि सर 70 एक ठिट्टा का काम कर रहा है, 70 सिंपल ठिट्टा का काम कर रहा है। देखिए, तो भाई अगर यहाँ से साइन कॉमन कर लेते हैं, साइन कॉमन कर लीजिएगा तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस कॉमन कर लेंगे, कॉस स्क्वायर 70 -1 हो जाए, तो हो ही गया यार, हो गया ना। देखिए यही कर रहे थे, नेक्स्ट इसको आप क्या कर सकते हैं, जैसे साइन 70 -2 साइन क्यू 70 है, और बट्टा में क्या है भाई
कॉस क्यू 70 माइनस कॉस 70। अगर यार ऊपर से साइन कॉमन कर लेंगे, साइन 70 बचेगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 70। और बट्टा में भाई अगर कॉस 70 कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 cos² 70 और माइनस का 1। और आप सबको पता होगा कि 1 - 2 sin² थीटा बराबर होता है 1 - sin² थीटा बराबर होता है 2 cos² थीटा -1 के। ये दोनों वैल्यू बराबर है भाई। अगर ये दोनों बराबर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन बट्टा कॉस क्या हो जाएगा, tan 70। ऑप्शन नंबर 1। तो ये बेसिक भी बना सकते थे आप, ज़्यादा आसान था। अब देखिए, इस सवाल को तो हर बच्चा कर लिया होगा। जैसे भाई इसका बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 8 और -14 क्या होगा, -6 बराबर। यहाँ पे पावर क्या है, 3p - 3। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कर दिए, तो सर बेस सेम है तो दोनों साइड का पावर भी सेम हो जाएगा। 3p बराबर -3 इधर आके +3 हो जाएगा, तो -6 + 3 माइनस का 3 होगा, कट जाएगा, तो p बराबर क्या हो गया, 1। ठीक है, चलिए देखिए का उस समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें जिसके सभी अंतः कोणों का योग 2700 है। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी पॉलीगन के सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है, तो n - 2 × 180 होता है, हाँ या ना। यस सर। और बराबर में दिया है 2700। अब काटिएगा तो भाई ये कट जाएगा 0 से 0। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 से बार में कटेगा, ये 15 बार में। तो n बराबर कितना, 15 और 2, नंबर ऑफ साइड ही पूछा था सब। देखिए कहा एक व्यक्ति ने एक वस्तु को पहले अंकित मूल्य पर D% का छूट देकर और फिर समान नॉमिनल वैल्यू पर रुपया में, देखिए यहाँ साफ साफ लिख दिया है, परसेंट में नहीं रुपया में, का समान नॉमिनल वैल्यू रुपए में वाली एक अन्य डिस्काउंट दिया। रुपए में कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले अगर 5 रुपए का डिस्काउंट दिए हैं, सर उतने ही रुपए का एक और डिस्काउंट देने के बाद जो है 405 रुपया में हमने सामान को बेच दिया है। यानी कि दो डिस्काउंट हो गया और दोनों डिस्काउंट इक्वल है। दोनों डिस्काउंट परसेंटेज वाइज इक्वल है या अमाउंट वाइज, तो सर अमाउंट वाइज दोनों डिस्काउंट इक्वल है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 540 रुपए है तो डी का वैल्यू बताइए। एक बात बताइए, मार्क प्राइस कितना था, 540 रुपये। अब कहा है इस पर कुछ डिस्काउंट दिया होगा, कितना दिया होगा, 100 रुपए का मान लेते हैं डिस्काउंट दिया होगा, कोई रेट बना, आप बोले हम सामान नहीं लेंगे, डिस्काउंट दिया, D% का कोई वैल्यू आएगा, 540 का D% निकालेंगे, कोई वैल्यू आएगा, कुछ रुपया आएगा। अब कह रहा है सामान हम नहीं लेंगे, तो दुकानदार बोला कि सर इतना ही रुपए का आपको एक और डिस्काउंट देंगे, यानी जितना रुपए का डिस्काउंट यहाँ दिए है ना सर, उतना ही रुपए का डिस्काउंट और देंगे। और अब जो है सामान आपको हम बेच रहे हैं 405 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, 540 रुपए का सामान था, उस पर दो इक्वल डिस्काउंट, अमाउंट वाइज दो इक्वल डिस्काउंट देने के बाद जो है वस्तु बेच दिया 405 रुपए में। तो कहा है कि डी का वैल्यू बताइए, डी का मान क्या होगा, डी कितना, यानी कि डिस्काउंट कितना का मिला। एक बात बताइए, या तो आप चाहें डायरेक्ट यहाँ से कर लीजिए कि 540 रुपया का चीज़ सर 405 रुपए में बेच दिए हैं, यानी कि डिस्काउंट लगा है कितने का, तो 135 का। जबकि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आप इसका रेशियो ले लीजिए, क्योंकि परसेंट में रिजल्ट पूछा है तो रियल वैल्यू का कोई, इसको काटिएगा भाई, 9×6 = 54, 60 हो जाएगा। 9 से काटिएगा, 9×4 = 36, बचे 45 हो। ठीक है, अब 60 को और काट देते हैं तो 15×4 = 60, 15×3 = 45। अब भूल जाइए। अब आप केवल ये बोलिएगा कि सर 4 रुपए मार्क प्राइस था, दो इक्वल डिस्काउंट देने के बाद हमने सामान 3 में बेच दिया, यानी कि टोटल कितने का डिस्काउंट हुआ, तो अंकित मूल्य 4 था और बेचे हैं 5 में, यानी टोटल 1 रुपए का डिस्काउंट दी। अच्छा 1 रुपए का डिस्काउंट दो इक्वल पार्ट में दिए, यानी कि शुरुआत में कितना कम डिस्काउंट मिला होगा, 0.5 का, और दूसरी बार उतना ही यानी 0.5 का डिस्काउंट दिए हैं। कितना परसेंट हो गया डिस्काउंट, सर 0.5 का डिस्काउंट दिए हैं कितना पर, अंकित मूल्य है 4%, तो कल खत्म हो गया। अब एक जीरो से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 2×2 = 4, 2 से काटिए 5 बार में, 25/2 यानी कि 12.5%। डी का जो वैल्यू होगा 12.5। क्लियर है बात, चलिए नेक्स्ट।
देखिए कहा एक व्यक्ति 273 रुपए में कुल 50 पेन और पेंसिल खरीदा है। तो भाई टोटल 50 पेन और पेंसिल खरीदा है, ये कंफ्यूज नहीं करिएगा कि 50 पेन और पेंसिल। कहा कुल 50 ठो जो है पेन और पेंसिल खरीदा, यानी 50 आर्टिकल लेकर आया, उसमें कुछ पेन है और कुछ पेंसिल है। कहा कुल 50 पेन और पेंसिल लेकर आया है, यानी पेन और पेंसिल घर पे लेकर आया, घर वाला फैमिली मेंबर कोई काउंट किया तो पता चला ये 50 पेन और पेंसिल लेकर आया, उसमें कुछ पेन होगा कुछ पेंसिल होगा। आगे कहा कि सर पेन का जो मूल्य है ये है 6 रुपया, और प्रत्येक पेंसिल का जो मूल्य है ये है कितना रुपया, 5 रुपया। तो उसने कितना पेन खरीदा ये पूछा है, कितना पेन खरीदा है ये इसने पूछा है। सिंपल सवाल है यार, जैसे मन करे बनाइए। 1000 तरीका इस सवाल को बनाने का, 1000 नहीं मतलब 3-4 तरीके से कर सकते हैं। एक तो बेसिक तरीका यह है कि टोटल 50 आर्टिकल लेकर आए सर। अब इसमें से कुछ पेन है और कुछ पेंसिल। हमने मान लिया कि सर एक्स ठो तो जो है एक्स पेन लेकर आया होगा, तो 50 में से एक्स पेन है तो पेंसिल 50 - एक्स। सर एक पेन का मूल्य 6 रुपया है तो एक्स पेन का मूल्य, पेंसिल का मूल्य 5 रुपया है तो 5 से मल्टीप्लाई, और इन सबको मिलाकर जो टोटल मूल्य है कितना है, 275 रुपया। एक तो तरीका ये है सवाल को करने का, ट्रेडिशनल बेसिक तरीका। दूसरा तरीका आप एलिगेशन लगा सकते हैं, तीसरा डेविएशन से कर सकते हैं भाई। तो दूसरा तरीका ये है इस सवाल को करने का, एलिगेशन से आप ये सोचिए कि सर पेन लेकर आए और पेंसिल। सर एक पेन का कीमत 6 रुपया है, अगर हम 50 के 50 आर्टिकल पेन ही उठा के ले आते तो टोटल कितना पैसा लगना था, तो एगो 6 का है, 50 के 50 पेन लेकर आते तो टोटल खर्चा हो जाता कितना, 100 रुपये। ठीक है बात। अब दूसरा बार ये आप एज्यूम करिए कि सर एक पेंसिल 5 रुपए का है। मान लीजिए अगर हम 50 के 50 आर्टिकल पेंसिल लेकर आते तो टोटल खर्च होना था क्या रुपया, 250 रुपया। लेकिन ना हम पेन लेकर आए हैं ना ही हम केवल पेंसिल लेकर आए हैं, 50 आर्टिकल लेकर आए, उसमें पेन है और कुछ पेंसिल है, और उन सबको मिलाकर जो टोटल पैसा लगा है ना भाई ये है 200। खत्म। अब इन दोनों का अंतर लिखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 23, और भाई इन दोनों का अंतर लिखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, सर 7 3 यानी कि 27। इसका मतलब ये हुआ कि सर पेन का जो संख्या है ये कितना है, 23 यूनिट, और पेंसिल का जो संख्या है ये कितना है, 27 यूनिट। 23 और 27 मिलाकर टोटल कितना हो गया, 50 आर्टिकल हो गया। यानी कि 50 में से 23 ठो पेन है और 27 ठो क्या है, पेंसिल है। कितने पेन खरीदे हैं, डेविएशन लगा सकते हैं पर ऐसे ही देखिए। आगे कहा एक चुनाव में 3 कैंडिडेट हैं ए बी और सी, उन्हें औसतन 3400 वोट मिले हैं। औसतन ध्यान रखिएगा, एवरेज दिया है तीन कैंडिडेट का, कि तीनों कैंडिडेट का जो एवरेज वोटिंग हुआ है वो तीनों को मिलाकर 3400 हुआ। आप बताइए ए बी और सी तीनों का टोटल वोट कितना हो जाएगा। औसत 34 है तो टोटल हो जाएगा 34 या 102 पर डबल जीरो, यानी 10,200। फिर इसने आगे बोला भाई कि ए को बी से 1200 वोट अधिक मिले, ए को बी से 1200 ज्यादा, यानी बी को अगर एक्स वोट मिले हैं तो ए को 1200 ज्यादा कितना, एक्स प्लस 1200। फिर इसने बोला कि सर सी को बी से 900 वोट कम मिले हैं, तो भाई सी को बी से 900 कम यानी x - 9। क्लियर है बात। अब देखिए तो यहाँ इसने बोला है तीनों को मिलाकर टोटल वोट है 1200, यहाँ तीनों मिलाकर टोटल वोट कितना है, तो x + x + x 3x प्लस 1200 -900 प्लस का बराबर। अब भाई 3x बराबर 300, उधर जाके घटेगा ये 9900, x बराबर 33। अगर x 3300 है तो इसने बोला है कि यह पता चला कि बाद में ऑब्जर्वेशन करने पर यह पता चला कि ए के 25% वोट जो है फर्जी थे, जो बाद में हटा दिए गए। अब उन्हें प्राप्त कुल वोटों का संख्या पूछा। अच्छा जनरली तीनों को मिलाकर टोटल था, बाद में जब ऑब्जर्वेशन किया तो पता चला कि 25, तब वो एक्चुअल नहीं करता, वो वोट ही नहीं है,
काउंट हो गया है और बाद में 25% ए में से निकाल दिया गया। कहा बताइए अब कुल कितने वोट हैं। आप बताना, जरूरत ही नहीं है निकालने का, जरूरत ही। केवल हम निकालते हैं ए का। ए का एक्स यानी कि 33 + 1200 4500। ए को 4500 वोट पड़ा है और बाद में पता चला कि इस 25 फर्जी है, यानी कि 25% हटाना पड़ेगा। 4500 का 25 निकाल दीजिए, जाएगा 0। 25 बचे 100, हाथ में रहा 12, 25 चौक 100 और 12 एक, यानी 1125 है। ये फर्जी लेकर बैठा हुआ। 1125 अगर ए का निकालेंगे तो टोटल वोट में कमी होगा या नहीं, हाँ या ना जवाब दीजिए। टोटल वोट कितना था, पहले पता चला टोटल वोट है 10,200, बाद में पता चला 1125 फर्जी है। 1125 आई। अब कितने वोट रह गया आई, 1050। अब कहा आंकड़ों का बहुलक, नाम से क्लियर है बहुलक, यानी कि बहुत बार आया है। बहुत बार इस डेटा में देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है, इतना बहुत बार कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, 74। पहला ऑप्शन है 74, कै बार है 74। ऐसे आप मत करिएगा कि नंबर में से ढूंढ रहे हैं कि कौन ज्यादा बार है, वो है वैसे दिक्कत होगा। ऑप्शन से देख लेना है कि ऑप्शन ए में है 74, तो 74 काउंट कर लेते हैं कै बार है, एक, चार, और है कहीं तरीके का सवाल करते समय थोड़ा सावधान। का दो ही का तो मामला खराब होगा। तो चार गो है। अच्छा 90 कितना ठो है, एक, और कहीं 84 देख, 84, 84 देख, 84 है। चार, याद है, अरे यार यही। अब ये देखिए कहा चतुर्भुज ए बी सी, एक चतुर्भुज, चतुर्भुज ठीक है। ये जो चतुर्भुज का है कि ए बी बराबर 17 है, ए बी, ए बी 17 का 20 60 है, का ए सी 15 है, ए सी डायगोनल, ए सी। अब कहा चतुर्भुज का एरिया, को देख और नंबर पर भी ध्यान देते। नंबर देखकर आपके दिमाग आ रहा है, यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है तो आप करिए अलग अलग शेप करके देखिए। एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल को ऊपर से देख। पहले इस ट्रायंगल को आप ऑब्जर्व करिए, ट्रायंगल है पहले ट्रायंगल को, और इसके तीनों साइड को 9 12 15, 9 12 15 अगर आपके दिमाग आ रहा है ये 9 12 15 ट्रिपलेट है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल में सबसे बड़ा वाला जो भुजा है 15, ये हाइपोटेनियस कर्ण है। 15 के साथ डिग्री हो, 90 डिग्री। इधर पे राइट एंगल, और 9 12 15 में 15 सबसे बड़ा साइड है, यानी कि कर्ण है 15 के सामने ये 90। अब ये राइट एंगल हो गया, इसका एरिया क्या होगा, हाफ, और यानी अब आप ध्यान से एंगल को ध्यान से देखिए।
एग्जैक्ट फिगर पे नहीं जाना है, मेन ट्रायंगल को केवल। और इस ट्रायंगल के साइड को देख ध्यान से, क्या है? 8 15 17। क्या 8 15 अगर आपके दिमाग आ रहा है क्या होगा? 8 15। और सबसे बड़ा साइड कौन है? 17। इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन है? 17 के सामने वाला जो कर्ण है, 17 के सामने 90 हो। अब राइट एंगल है तो इसका एरिया होगा हाफ, यानी 8 या ये हो गया। 17 सबसे बड़ा है तो कर्ण होगा। कर्ण होगा तो बाकी दो 15 या और 18 में से एक लंब होगा, कोई एक आधार होगा। अगर 15 को लंब एज्यूम करेंगे तो 8 जो है, 18 नहीं सॉरी 8, 8 बेस हो जाएगा। और अगर 8 को परपेंडिकुलर समझते हैं तो 15 बेस हो जाएगा। हाफ पी, यानी इस ट्रायंगल का एरिया 60 है, ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे तो क्या पूरे चतुर्भुज का एरिया नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। कहा त्रिभुज ए डी में एक प्रॉपर्टी है, एक दिन प्रैक्टिस। देखिए ये त्रिभुज है ए बी। अब सपोज भाई ये है एंगल बाइस, ए डी एंगल बाइस, एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर द्वारा जो ये एक है, जैसे जैसे ही एडी खींचे ये पूरा जो बी है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पार्ट नहीं, पार्ट में डिवाइड हो गया। एक है बी डी और दूसरा पार्ट अगर एंगल बाइसेक्टर द्वारा जो ये दो खंड बना है बी डी और सी डी, इन दोनों का जो रेशियो होगा ना भाई, इन पार्ट का जो रेशियो ये अन्य दो भुजा के रेशियो के बराबर हो, यानी ए बी और ए। जैसे मान, जैसे ये ट्रायंगल है। अब भाई इस, अब आपको एंगल बाइस, ये है मान आपका 30 साइड का, आपसे और सी का जो है क्या होगा ये बता, का रेशियो, का रेशियो सर इन साइड का रेशियो और 3 है तो इसका भी रेशियो। सिमिलरली मान लो आप ये बी ए। अब भाई ये इस ट्रायंगल का एंगल बाइस, एंगल बाइसेक्टर एफ जो एंगल बाइस, एंगल बाइसेक्टर साइड का लेंथ है 20 का लेंथ। और आपको साइड का एफ, अब क्या बोलेंगे सर? इन दोनों का रेशियो पहले ले ले, 4 पचे 20, 4 से ये 6 बार, इन दोनों का रेशियो 5 6, नजदीक वाला लेना है। अभी रेशियो का 5 वाला जो टुकड़ा है ये आता है। ध्यान रखिएगा क्या कि एंगल बाई सेक्टर द्वारा बनाए गए खंड का जो रेशियो होगा सर अन्य के रेशियो बराबर हो। कहा ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी। कहा एडी जो के सी का भाजक है, समद्विभाजक, यानी कि भाई
AD जो है बाइसेक्टर, कहा कि AB 10 सेंटीमीटर और AC 6 का 20 का लंबाई का DC का वैल्यू बताइए। इन साइड का रेशियो, इन दोनों साइड का रेशियो और 5 बाइसेक्टर द्वारा बनाए गए इन का भी रेशियो। आप बताइए ये टोटल लंबाई रेशियो है 5 या 7 बार, चल में टोटल लंबाई कितना रेशियो में अच्छा है का लंबाई 7 यूनिट का वैल्यू 6 दूनी का 2 हो जाएगा। भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF निकालते समय भागफल 1, 5 और 2 प्राप्त होता है। अंतिम भाजक 15 है, संख्याओं का LCM क्या हो? अच्छा, अंतिम भाजक जो होता है, अंतिम भाजक जो है HCF 15 है, संख्याओं का LCM बताइए। संख्याओं का LCM है वो HCF से डिवाइड होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि LCM हमेशा HCF का फैक्टर होगा। LCM हमेशा HCF का क्या होगा, सॉरी, LCM हमेशा HCF का मल्टीपल होगा, सॉरी, LCM हमेशा HCF का क्या होगा, मल्टीपल होगा। यानी LCM हमेशा HCF से डिवाइड होता है। भाई अगर HCF 15 है तो आंसर जो भी होगा वो 15 का मल्टीपल होना चाहिए। 15 का मल्टीपल कहने का मतलब 3 और 5 डिवाइड होना चाहिए। 5 से सारा नंबर कट रहा है, 1 3 5 4 9 कट, 5 7 5 4 9 1 3, यानी कि सर 3 5 कहने का मतलब 15 से ये चारों ऑप्शन क्या करना है, का लगा लेना है। भाग विधि, भागफल फल ऐसे, और कहा इसने कि अंतिम वाला जो भाजक है, भाजक लास्ट भाजक की, और भागफल भाई अंतिम भाजक 15 है, इस यहाँ पर लास्ट भाजक 15 पूरा अगर कट क्या होगा, इस क्या बचा होगा। अब आप बताइए, यहाँ भाज्य निकालना है, भाज्य निकालना है, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल पर 15 गुना। अब ये जो है ना भाई, अगर यहाँ पर पढ़े होंगे उनको पता होगा, इस बचे का जुबान बचे अब ये जो एक 65 है यहाँ पे, अब 165 एकम 165, यानी एक पर 195 पर 100। अब इन्हीं का एलसीएम निकाल लेंगे, लेकिन होगा क्या, 65 अगर आप देख, आप पता चल जाएगा सर ये 11 का 65 11 से कट रहा है, इन दोनों नंबर का जो एलसीएम आएगा सर 11 हो, 65 11 है, 165 और 195 का जो एलसीएम आएगा उस 11 रहेगा। 11 का एक बार 4 7 और 4 6 5 और 1, या फिर आप चाहें तो 165 और
दो और -3 एक द्विघात समीकरण के समीकरण बताइए यार। समीकरण होता है एक का योग। भाई यहाँ से बताइए तो का योग क्या होगा? -3 का गुणन एक्स अल्फा का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 प्लस 1 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस। लास्ट में कहा कि नीले रस और पानी के 45% का रस है और बाकी कहा कि भाई का रस 45%। कहा एक का क्वांट बाकी 55। अब आगे कहा मिश्रण पी 1 मिलीलीटर नींबू का रस और 2x मिलीलीटर जो है पानी इस प्रकार मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण में नींबू का रस और पानी का अनुपात 15। बात बताइए 1 लीटर का रस रेशियो है यहाँ जल बनाना ए से का रस 9 1 लीटर का रस में भाई वाटर है 11 लीटर वाटर। और अब जो नया रेशियो बना है ना करेंगे 11 गुना 165 हो जाए। 7 और 1 65 का भाई की जाएगा कि नहीं? कम 2 4 42 हो जाए। 42 हो जाए 42। 23 गुना x करिएगा तो 13 गुना 2 करिएगा तो 3। अब सवाल क्या पूछा? रन प्रारंभिक मात्रा का x से अनुपात क्या होगा? प्रारंभिक और x का आपको अच्छा p का जो मिश्रण p है इसका इनिशियली क्वांटिटी है 9 है, वाटर है 11 है, तो टोटल क्वांटिटी 12 होगा या नहीं होगा? का इनिशियल बट्टा में x का वैल्यू क्या है? क्या नहीं हम निकाला काटेंगे 10 बार। देखिए कहा ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। 10,000 की धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 1 वर्ष बाद मिले कितना हो जाएगी मतलब क्या है? अमाउंट निकालना है। पहले तो आप डेटा को एन अर्धवार्षिक है यानी 6 माही है तो भाई अर्धवार्षिक को अगर आप एनुअल में लाइएगा डेट हाफ हो जाएगा 20। अच्छा 1 साल में अगर आप 6 6 महीना पर ब्याज दे रहे हैं 1 साल में 6 6 महीना करके कितना बार ब्याज देना आप सब 10%। अमाउंट क्या हो जाएगा सर? निकालना है चक्र निकालना है निकालना है
है प्रिंस, ये 2 साल में हो जाएगा कितना? 4 का मल्टीप्लाई, का मल्टीप्लाई 8, 17 में से 5 जाएगा, 4, 9, 4 का डिफरेंस एक और का 2, नहीं है, खत्म। ये सी पर देखिए तो, का 3, 4, 9, 6, 14, 6, 15 ना होगा, कितना होता है? 6, 15 और 4 का डिफरेंस कितना? 18 होगा, 18 का मल्टीप्लाई, नहीं तो गुना कर लीजिए, कम हाथ में आया, एक 16, 3, देखिए कहा एक निश्चित आंकड़ों का बहुलक उसके माध्य से अधिक है, बहुलक माध्य से बहुलक अधिक है तो अधिक में से कम घटाते हैं। रहा है कि सर बहु माध्य से अधिक, यानी कि का जो ज्यादा में से कम, माध्यिका 13 है तो आंकड़ों का। अच्छा, एक रिलेशन आपको पता होगा, बहुलक बराबर क्या होता है? लक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस, है कि नहीं? यहाँ पे बहुलक निकालना है तो बहुलक को एज इट इज रख लेते हैं। माध्यिका दिया है सवाल में 13, दिया 39 माइनस। अच्छा, माध्य का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? अगर माध्य निकालेंगे तो आ जाएगा बहुलक -6 बराबर माध्य लिख सकते हैं। यस सर, तो माध्य के जगह ये वाला चीज तक आई दो, और यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस। अब भाई -2 बहुलक इधर आके बहुलक में जुड़ेगा तो 3 जाएगा, बल्बा लिख देते, 40 प्लस 12 हो जाएगा 52, काट दीजिए, जाएगा कि ये 12 हो गया, 13 तिया 39 हो गया, 2 करा के 3 बहु 3, इक्यावन, इक्यावन। यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, सर एक्स बट्टा में है और वाई भी बट्टा में है, तो वाई में से और क्या हो, एक और एक्स का वैल्यू एक, वाई का वैल्यू एक्स अगर 2, यहाँ से का वैल्यू 1 माइनस 2, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 9, एक गुना, एक गुना 1 + 1/2, यहाँ का वैल्यू 1/, एक्स का वैल्यू 1 है ना, 1/1 1 होगा, वाई का वैल्यू, यहाँ एक में से घटाइएगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस
यहाँ से पी का वैल्यू आ जाएगा भाई 9 7 16 का वैल्यू। अच्छा क्यू का वैल्यू 22/x एक। अब यहाँ पे सुधार कर लीजिए, प्लस क्यू का क्यू डिवाइडेड का वैल्यू कितना का वैल्यू भाग दीजिए, 4 आएगा। अब भाई एक्स और वाई का वैल्यू जिस रखने पर 4 होगा वो अपना आंसर होगा, का वैल्यू रखेंगे y/x/y यानी y/x यानी कि सर 2/1 y यानी y का वैल्यू दोनों क्या। ये सवाल पिछले सेट में भी कराए थे, सवाल कराए थे ए बी एक पूर्णांक है। आज पूरा डिटेल बताने वाले करा चुके हैं, का कहानी ए बी सी है का त्रिभुज जाएं यदि a गुना b बराबर 4 है, यानी कि का प्रोडक्ट दिया है 4, जहाँ a और b पूर्णांक है। अगर a और b पूर्णांक है तो भाई a का वैल्यू 1, 4 लेंगे, एक फिर a का वैल्यू 2 का वैल्यू। अब कहा कुल कितने ट्रायंगल पॉसिबल, आपको बताए थे पिछला सेट में वाला साइड के डबल से एक कम ट्रायंगल हो, एक का डबल 2, एक कम वाला साइड यहाँ तो दोनों बराबर है, किसी का लीजिए का डबल 4, 4 से एक 4 ट्रायंगल। कहा भाई दो धनात्मक संख्या, ऐसा सवाल पहले भी बहुत सारा हम कराए हैं, हम बता चुके हैं। कहा दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 2100 यानी कि पर है पॉजिटिव का डिफरेंस। कहा जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया, बड़ी संख्या को छोटी डिवाइड करते हैं, भागफल 2 आता है और शेष 43। कहा दी गई दो संख्याओं, बड़ी संख्या भाई जो दो नंबर दिया है ना उस बड़ा वाला नंबर आप पकड़िए, और एक अलग से इस नंबर दिया है, पर है 4200। कहा कि सर इन दोनों नंबर का पेश बात बताइए, पूरा डिटेल पर वाला लाइन का है ना। हमको बस ये पढ़ना था कि दो नंबर का जो कहानी सवाल में चल रहा है, बड़ा वाला नंबर उठा लीजिए और एक नंबर और इस क्या है 4225, इन दोनों का आप HCF बताइए, बात बताइए जानने का। आपको पता है कि अगर इन का HCF निकालना है तो जो HCF आएगा HCF काटेगा, यानी कि HCF जो है 4225 का फैक्टर होना चाहिए, 4225 का फैक्टर होना, देख लेते हैं 4200। आप बताइए 16 तो कभी नहीं काटेगा क्योंकि 16 में 4 है और इसमें 4 है 11। देखिए 11 क्या 4225 को काटेगा, सर 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, 4 2 6 7, 7 और 5 क्या 10 से कटेगा, तो सर 10 से कटने के लिए संख्या का लास्ट होना चाहिए, जबकि यहाँ तो लास्ट 5 है सर, 10 से भी 10 से कट तरीका था सवाल को कर। आप चाहें तो अप्रोच देखने में बड़ा सवाल है, बाकी है बहुत आसान। कहा पिछले वर्ष गंगा का मासिक सरस्वती का मासिक है कि का वेतन और सरस्वती का लास्ट ईयर। आगे कहता है गंगा का जो मासिक वेतन है, ये देख गंगा जी का मासिक 10 जबकि इस वर्ष यानी प्रेजेंट ईयर की बात कर रहा है कि गंगा का मासिक 12,000 था, 1400। ठीक है, फिर आगे कहा है कि सर सरस्वती का जो मासिक वेतन है ना 12,500 है। अब आगे कहता है क्या, पर सरस्वती के मासिक वेतन में परसेंट है, का वेतन में X% और पिछले वर्ष के मासिक
वेतन के तुलना में इस वर्ष गंगा के मातृ वेतन में 22 आ रहा है। पिछले वर्ष के कंपैरिजन में प्रेजेंट ईयर में सरस्वती का वेतन परसेंट था। गंगा जी का वेतन कितना? 12 से काटिएगा 10। अच्छा, परसेंटेज चेंज निकालना है तो बना लेते हैं ताकि काम आसान। अगर यहाँ जीरो लगाए तो एक गंगा के वेतन में वृद्धि बाई को एक्स और बाई का वैल्यू आ गया। और सवाल आपसे पूछा है कि सर -5/22 100 का वैल्यू, x-बाई, एक्स का वैल्यू 25, बाई का वैल्यू बट्टा बाई, बाई कितना? खत्म हो गया भाई। अगर कोई आप सभी नाइट थैंक हेलो हेलो।